बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की अहम पेशरफ्त वज़ीर आज़म गवादर में मौजूद थे और गवादर में उन्होंने मुतअद्दिद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया, जिसमें गवादर फ्री जोन, एक्सपो सेंटर, ज़रई सनती पार्क और 3 फैक्ट्रियों का इफ्तिताह शामिल है। इसके साथ साथ जदीद हॉस्पिटल, हवाई अड्डा और जो टेक्निकल एजुकेशन के मरकज़ हैं उनकी तामीर, साथ साथ में गवादर के ये जो पानी और बिजली के मसाइल हैं इनके हल के लिए जिन मुफाहमत की यादाश्तों पर आज दस्तखत हुए, उस तकरीब में भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे। और ये जो मंसूबे मैंने आपके सामने रखे हैं, ये 2200 एकड़ अराजी पर तामीर किए जाएंगे गवादर में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस मौके पर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की गवादर बंदरगाह, गवादर शहर की डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि ये मरकज़ बनेगा तिजारत का और यहाँ पर पाकिस्तान के मुकामी सरमाकार, बैरूनी सरमाकारों को भी वन विंडो ऑपरेशन के तहत फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि हमारी बरामदात में इजाफा हो, क्योंकि उन्होंने कहा बरामदात के जरिए ही हम पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल कर सकते हैं। आपके इल्म है कि 7 ब्रादर ममालिक के सफरा भी आज की इस अहम और नुमाइंदा तकरीब में शरीक थे। वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन आता है तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी भी हम इस लिहाज से होंगे कि गवादर के लिंकेजेस डेवलप हो रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही दौरा भी करेंगे उज़्बेकिस्तान का, और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया से भी इससे जब रवाबत जुड़ेंगे तो यहाँ से ये एक चूंकि एक दुनिया की एक मुनफरिद डीप सी पोर्ट है, इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये गेम चेंजर साबित होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा आज की तकरीब के अलावा मुकामी नुमाइंदगान, तलबा से भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने एक अहम नुकता उठाया अपने खिताब के दौरान। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाह है उसकी तवज्जो बलूचिस्तान पर होना ज़रूरी है। साथ में उन्होंने नाराज़ बलोच रहनुमाओं से इंदिया दिया बातचीत का, कि उन्होंने कहा कि वो सोच रही हैं कि इनसे बातचीत की जाए और इनको जो कौमी धार है उसमें लेकर लाया जाए। 730 अरब रुपए का उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा तरक्याती पैकेज भी बलूचिस्तान के लिए दिया है। हुकूमत बलूचिस्तान, वफाकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सुपरवाइजरी रोल अदा करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। सी पैक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस अहम इशू पे गुफ्तगू करेंगे और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से आपका ताल्लुक है, स्टूडियोज़ में आपका बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर सेफरॉन, मेंबर कमी असम्बली रह चुके हैं, आप हमारे लिए नहायत मोहतरम है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। बलोच साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी इजाजत हो तो बलोच साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। कादिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज जनाब मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। जी, मैं कोशिश करूंगा कि जरा ऊंची आवाज से, जरा थोड़ी और बुलंद आवाज से बात करूं। कादिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं ताकि मैं आपसे सवाल करूं? फिर गई आपकी आवाज, गायब हो गई। जी जी कादिर साहब, आपसे दोबारा हम राब्ता करते हैं इंशाल्लाह, ताकि आपसे राब्ता बेहतर हो तो आपकी आवाज हम भी सुन पाए और आप मेरी भी सुन पाए। अनवारुल काकड़ साहब, सर आप चूंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमानी भी कर चुके हैं, उस सूबे को इनसाइड आउट समझते हैं, मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के जब गवादर की बात करते हैं, किन मानों में ये गेम चेंजर है? मैं अगर इससे स्टार्ट करूं, और आज जो डेवलपमेंट हुई है 2200 एकड़ अराजी पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंशाल्लाह गवादर डीप सी पोर्ट फुली ऑपरेशनल होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो मजीद राहें खुलेगी। योर टेक ऑन गवादर डीप पोर्ट, गवादर सिटी पाकिस्तान के लिए कैसे गेम चेंजर साबित हो सकता है और बलूचिस्तान के लिए बिलखसूस? देखिए, इसमें तो कोई शक या दो राय नहीं है कि ग्वादर डीप सी पोर्ट जो है ना, अगर एनर्जी टैप्ड सेंट्रल एशिया की तरफ आप देखें तो सबसे करीब तरीन जो डीप सी पोर्ट उनको पड़ता है वो ग्वादर है जी। ऑल्टरनेट के तौर पे लोग चाबहार की भी बात करते हैं, बंदर अब्बास की भी बात करते हैं, उनमें से कोई भी डीप सी पोर्ट नहीं है। ग्वादर में आज 4 बर्थ्स हैं और उसके अंदर पोटेंशियल 150 बर्थ्स का भी मौजूद है। एंकरिंग इतनी ज़्यादा हो सकती है, अगर एक दफ़ा जो ओशन ट्रैफिक फ़्लो अगर यहाँ पे बढ़ जाए तो इसके अंदर ये नेचुरल कैपेसिटी मौजूद है टू हैंडल द कार्गो एंड द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़। अब अगर एनर्जी टैप्ड सेंट्रल एशिया की तरफ आप देखें तो इसमें जो एक हर्डल है वो इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक। अदर देन दैट सेंट्रल एशिया है वेस्टवर्ड्स आपके, और फिर उससे पीछे आप विजुअलाइज करें तो यूरो एशिया का सेंट्रल प्लेस मॉस्को है।
तो रशियन पॉपुलेशन, सेंट्रल एशियन पॉपुलेशन, एनर्जी रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, ये तमाम को अगर आप कंबाइन करें, पाकिस्तान बजाते ख़ुद एक 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। साथ में दो बड़ी आबादियाँ दुनिया की, चाइना और इंडिया, वो मौजूद हैं। तो जिसको पैसिफिक सेंचुरी कहा जा रहा था या जो एशियन सेंचुरी के तौर पे जिसको कहा जा रहा था, उसमें जो पिवट रोल आ रहा है वो इस जोग्राफिकल रीजन का आ रहा है और उसमें ये एक पिवट है, उसमें पिवट है और उसमें ये पर्ल ग्वादर है। फेयरली पुट अप। मैं चाहूंगा कादिर बलूच साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए। कादिर बलूच साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? नहीं है ठीक जी, मुकम्मल ठीक नहीं है। जर साहब, मैं आपसे सवाल कर दूं सर, बताइएगा, आप चूंकि बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक है और जाहिर बात है आप गवर्नर भी रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, 5 साल आपकी वहां पर हुकूमत भी रही है। नाराज बलोचों से बातचीत का इंदिया दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। आप क्या समझते हैं, इस तरह की इनिशिएटिव माजी में लिया गया, क्या दोबारा लिया जाएगा तो उसके बेहतर नताइज निकल सकेंगे? देखें जी, बुनियादी तौर पर तो मैं इसको एक जी अनवर भाई, बुनियादी तौर पर इस मसले को मैं एक सियासी और मुआशी मसला समझता हूँ, जहाँ इसमें सियासत भी है और मईशत भी है, और कुछ ऐसे वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं, और उनकी हथियार उठाने की कार्रवाई गो के हुकूमत वक्त को चैलेंज और आईन पाकिस्तान की चैलेंज के मुताबिक है, लेकिन वो जो अपना व्यू पॉइंट लोगों के सामने पेश करते हैं उसमें जो यूथ है, यंग लाट है, उसके लिए अट्रैक्शन है, और उस वजह से वो लोगों को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत ताउन जो उनको हासिल है। तो ये एक मसला इस किस्म का है, सियासी तौर पर इसको अगर टैकल करना चाहे तो बड़ी अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है, अल्लाह करे ये बात सिर्फ ऐलान ना हो, इस पर कोई अमली कदम उठाया जाए, और ऐसा कदम उठाया जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो नाराज या जो भी आप उनको नाम देना चाहें एलिमेंट्स को, ताकि वो मेन स्ट्रीम में वापस आके मुल्क की सियासत पे अपना हिस्सा उठाने की कोशिश करें। माजी में एक कोशिश की गई, मुझे भेजा गया था बरामदा बुग्गी के पास, मैं और डॉक्टर मालिक साहब गए थे, उनसे मुलाकात की, 2-3 दिन उनसे उनके मुलाकातें रही हमारी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्रूटेशन तक वो एफर्ट हमारी पहुंची नहीं, वो वहीं पर दरमियान में रह गई। एक ही मुलाकात हुआ और मुलाकात के बाद फॉलोअप के तौर पर कोई खास कदम उठा नहीं। तो आज मैं देख रहा था, फिक्र चल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस बारे में वो सोच रहे हैं। अभी तक मकसद ये है कि उसने भी सोचना है, सोचने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ उसने उसकी डिस्कशन कर ली है और उनको ऑन बोर्ड लेना है, सेम पेज पे होना है, और फिर बलूचिस्तान के मकामी क़यादत को और बलूचिस्तान से मुताल्लिक जो लोग साहिब राय लोग हैं उनकी राय को भी मालूम करके और एक नेशनल प्लान अगर बनाया जाए, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे से, जाहिर है पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, तो जो कुछ वहां पर होता रहेगा तो पूरी पाकिस्तान की सियासत भी उससे मुतासर हो सकेगी। तो एक सीरियस मसला है, सीरियस लेने की जरूरत है, और नेशनल लेवल पे एक प्लान बनाने की जरूरत है, और उसको फिर तमाम स्टेट के जो अदारे हैं उनकी मुकम्मल सपोर्ट और अप्रूवल जब तक नहीं होगा वो कामयाब नहीं हो सकती। और आप समझते हैं, आपने कहा मुआशी मसला है, मैं कादिर बलूच साहब इसलिए आपसे जानना चाहूंगा कि माजी में बलूचिस्तान के हवाले से पैकेजेस दिए गए, एक अगर माजी बईद में चले जाएं और अब भी आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 730 अरब रुपए का पैकेज दिया है, तरक्याती पैकेज की बात कर रहा हूं, फिर जनूबी जो अजला है बलूचिस्तान की उस पर डेवलपमेंट की बात की गई। कैसे मुआशी आपने चूंकि कहा ये सियासी और मुआशी मसला है, मुआशी महरूमियों का मदावा कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? मैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अहवान साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, पैसे तो विफाक से बहुत से चले जाते हैं, वो लग नहीं पाते, कहीं ना कहीं साइफन ऑफ हो जाते हैं, तो मुआशी महरूमियों का अजाला कैसे मुमकिन है आपकी राय में? अनवर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ये 85 to 90% बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान का मसला एक मुआशी मसला है। बाकी जो 10% है वो जो सियासी रुख उसको दिया जा रहा है, ये मुआशी मसाइल की वजह से। अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान से आज तक, मैं फ्रैंको के बात करूंगा, मजाक किया जाता रहा है आज तक।
जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सब के सब मजाक करते रहे हैं। मैं बहुत पास में मैं नहीं जाऊंगा, मैं पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में जाऊंगा जो अपने रईसानी साहब का दौर था, उसके बाद फिर मैं मुस्लिम लीग नून की हमारी जिसमें उस पार्टी में मैं शामिल था उसके दौर में आऊंगा, और अभी तारीख इंसाफ के 3 सालों में आऊंगा। ऐलानात बड़े जबरदस्त किस्म के होते रहे, आज भी जबरदस्त है। 700 पता नहीं कितने बिलियन की बात हुई, इससे पहले 600 बिलियन की बात हुई, जनूबी अजला की बात हुई, दाएं हुआ बाएं हुआ जो कुछ हुआ। अनवार काकड़ जो है ना हमारे बलूचिस्तानी हैं, वो जानते हैं सब कुछ, लेकिन वो भी आप उनसे पूछ लीजिए कि ग्राउंड पे क्या हुआ है। ग्राउंड में अनवार मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। परवेज मुशर्रफ के जमाने से एक रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने प्लान किया, जो कराची को कनेक्ट किया जाना था ग्वादर के साथ, वो रोड उनके दौर में बना। बाकी रोड उन्होंने इनिशिएट ग्वादर से कोयटा को कनेक्ट करना था, और दैट वाज अबाउट ऑल। और वो परवेज मुशर्रफ साहब के 11 साल गुजर गए, नवाज शरीफ साहब के दौर में जाके ये मटीरियलाइज हुआ, और 80% उस वक्त मुकम्मल था और वो मुकम्मल हुआ। दैट्स अबाउट ऑल। अभी जहां तक इस हुकूमत का ताल्लुक है, मैं उसको चैलेंज करता हूं, 3 साल इनके गुजर गए, फेडरल पीएसडीपी में ये मुझे साबित कर दे अगर 50 अरब रुपए अब तक उन्होंने रिलीज किए टैक्सी प्रोजेक्ट पर उन्होंने खर्च किए। बातें की जा रही हैं सीपैक से बलोचिस्तान का तकदीर बदल जाएगा, झूठ है। $800 मिलियन प्लान किए गए थे इनिशियली जो हमारे गवर्नमेंट के दौर में, आउट ऑफ 40 बिलियन जो प्लान की जा रही थी सीपैक की। और वो प्रोजेक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ग्वादर के प्रोजेक्ट क्या थे। एक 600 मेगावाट के 2 पावर प्लांट्स लगने थे जी, और इसके अलावा $230 बिलियन का एक एयरपोर्ट बनना था, 190 मिलियन का एक एक्सप्रेस वे बनना था, और 19 किलोमीटर वो थी, उसको कनेक्ट किया जाना था पोर्ट को ये कोस्टल हाईवे के साथ जी। और फिर बाद 70-80 बिलियन और थे, ये जो ब्रेक वाटर तो फलान, ये वो तमाम प्रोजेक्ट थे। इन प्रोजेक्ट्स को छोड़ दीजिए, मुझे बता दीजिए आज तक मकसद है कि ग्वादर का मैं ये जो आपने नुकात उठाया कादिर साहब, चूंकि आपने मुकम्मल सुन लीजिए जी, काकड़ साहब का आपने रेफरेंस दिया, काकड़ साहब को मैं रोप इन करता हूँ। काकड़ साहब बताइएगा, आप वो कह रहे ऐलानात हुए लेकिन नहीं आप बात अपना अनवार बात मुकम्मल करने दें मुझे प्लीज। जी बात कीजिए कि आप कुछ मुकम्मल करना चाह रहे हैं कादिर साहब। देखिए अनवार भाई, मैं कहता हूं कि अगर ग्वादर के साथ सिर्फ ये मजाक छोड़ दें, ग्वादर पोर्ट को सिर्फ फंक्शनल कर दें, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को और सेंट्रल एशिया के स्टेट्स की अगर जो थोड़ी बहुत जो ट्रेड यहाँ से हो रही है, कम से कम उसको तो फंक्शनल कर दे। और नहीं होगा तो एक जहाज अगर वहां पर डैक करेगा आएगा एक दिन में कम से कम 1000-2000 गाड़ियां वहां से चलेंगी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, कार्रवाई होगी। क्या मजाक है, 2004 से ये 4 बार फंक्शनल है, कितने जहाज आ गए। चले ये तजवीज आपके मैं जी काकड़ साहब के सामने रखता हूँ। जी काकड़ साहब बताएंगे, बरमदाब मुफ्ती से बातचीत की, उन्होंने बात की, फिर डेवलपमेंट की भी बात की। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फॉलोअप नहीं होता और वो कह रहे हैं कि अगर ग्वादर पोर्ट को फंक्शनल कर दिया जाए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कर दिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। मैं उनकी इस तजवीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त बात है। देखें अच्छा, जब तक हम इनकरेज नहीं करेंगे ट्रेड को, वहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ग्वादर पोर्ट की फंक्शनैलिटी और उसकी एफिकेसी कैसे साबित होगी। और उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पॉलिसी मेकर सोचें, और अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कंडीशन कर दें ग्वादर पोर्ट के ज़रिए से, तो एक इंसेंटिव होगा। उस पोर्ट को हमें इस वक्त इंसेंटिवाइज करना होगा ताकि उस वजह से जो बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका भी रुझान उस तरफ जा सके। जिस तरह आप एक इनिशियल बिजनेस को टैक्स हेवन के तौर पे बाज़ औक़ात इंसेंटिव देते हैं, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ इकोनॉमिक जोन्स की बात होती है, वहाँ पे टैक्स फ्री जोन आप डिक्लेयर कर देते हैं। बहरहाल आपको एक्स्ट्रा इकोनॉमिक मेजर्स करने होंगे ताकि ये पोर्ट फंक्शनल हो और इसके जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो लोकल पॉपुलेशन में भी उसके असरात आने शुरू हो जाए, और साथ साथ प्रोविंशियल लेवल पे भी और नेशनल सतह पे भी उसकी अहमियत मज़ीद उजागर हो। देखिए बलूचिस्तान का इशू ज़ाहिर है, कहते हैं 85% मौशी है। देखिए जन साहब, एक तो उनका अपना सिक्योरिटी का भी बैकग्राउंड है, फिर वो ख़ुद भी एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के तौर पर पोस्ट रिटायरमेंट उभरे हैं और उन्होंने कई कामयाब सफ़र भी किए हैं, तो ज़ाहिर है उनकी अपनी एक राय है। कुछ लोगों की राय उनसे शायद मुख्तलिफ हो। दोनों किस्म की राय बलूचिस्तान में मौजूद है। कुछ लोग इसको ज़्यादा सियासी मसला समझते हैं, कम माशी समझते हैं। कुछ लोग जन साहब की तरह इसको प्राइमरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझते हैं, और 10-15% उसको पॉलिटिकल।
देखिए मेरी आप लोग की 3 साल से हुकूमत है बलूचिस्तान अवामी पार्टी। जी ये मेरी जाती राय है, हो सकता है मेरी पार्टी में भी बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ रखते हो। मेरे अपनी नज़र में ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का चैलेंज जो है वो हर नेशन स्टेट में मोर और लेस, एशियन स्टेट्स में पर्टिकुलरली या डेवलपिंग स्टेट्स में पर्टिकुलरली और जनरली इवन सेटल्ड डेमोक्रेसीज में भी मौजूद है। अब कैटलोनिया में और स्पेन के बीच में इकोनॉमिक मसला अगर उसको ये डिसएडवांटेज के तौर पे देखा जाए तो वो रिवर्सल में है। कैटलोनिया रिच रीजन है और स्पेन निस्बतन कम रिच है, लेकिन वो अपनी शनाख्त की बुनियाद पे, अपनी आइडेंटिटी की बुनियाद पे उनसे अलग चाहते हैं। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में वहाँ पे ये सेपरेटिज्म की टेंडेंसी मौजूद है कि हम दुनिया की 5वीं 6ठी इकोनॉमी एज अ स्टेट, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, हम फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स लेवी हम पे करती है, हमारे ना कोई इस तरह का किसी के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं, कोई और सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हैं, तो हम एक बिनाइन इकोनॉमिक स्टेट के तौर पे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ये टेंडेंसी मौजूद है। अच्छा, इस तरह यूरोप में कई मिसालें मौजूद हैं, एशिया में कई मसाले मौजूद हैं। हम शायद बांग्लादेश सिंड्रोम से गुजरे हुए लोग हैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं जब इस तरह की गुफ्तगू होती है। अगर हम वो नर्वस ना हो और एक हेल्दी डिस्कोर्स जनरेट हो पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ पे जो मिलिटेंसी हो रही है या जो आर्म्ड स्ट्रगल हो रही है उसमें मरी लेड इंसर्जेंसी ये जो है वो कहते हैं कि हमने ग्रेटर बलूचिस्तान क्रेव आउट करना है, हमारी अपनी एक शनाख्त है। नवाब खैर बख्श मरी मरहूम से वसूलतुल्लाह खान साहब ने एक इंटरव्यू में पूछा कि जब आप वापस अफ़गानिस्तान से आए तो ये आपकी तहरीक के लिए बेहतर हुआ या आपने नुकसान उठाया? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी तहरीक के लिए बेहतर हुआ। अच्छा। और हमें मौका मिला रीऑर्गेनाइज होने का, दोबारा मुतहर्रिक करने का लोगों को। तो जब उनसे सवाल होता था कि जनाब आपके इलाके में पाकिस्तान डेवलपमेंट करना चाहता है, वफाक डेवलपमेंट करना चाहता है, आप क्यों रोकते हैं? तो वो हंस के मुस्कुरा के तंजन कहते थे कि इनको हमारी फ़िक्र क्यों है, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम अपनी तरक्की खुद कर लेंगे। अच्छा। अब इसमें बहुत पॉलिटिकल एक्यूमेन मौजूद है और जो स्टेटेड पोजीशन उन लोगों की है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल साहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग ये कहते हैं वो कहते हैं हम अपनी डेवलपमेंट के ज़िम्मेदार उस वक्त होंगे जब हम अपनी पॉलिटिकल सवरेनिटी, अपना नेशनहुड, अपने स्टेटहुड हासिल कर लेंगे। आप कौन होते हैं हमारी तरक्की करने वाले? तो जो विक्टिमहुड या ये जो इकोनॉमिक आर्गूमेंट है वो ज़रा पुअर हो जाता है वहाँ पर। ठीक। अब ऐसे लोगों से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम गुफ्त शुनीद करेंगे। बहुत सारे आपके सुनने वाले इस वक्त मैं ज़रा वजाहत के साथ ये बात करना चाहूँगा, वो शायद ये समझते हैं कि हम मुज़ाकरात के मुखालिफिन में से हैं। ऐसा कतन नहीं है। ठीक। मेरी राय ये है कि नेगोशिएशंस या अप्रोप्रिएट फोर्स या जो काइनेटिक जिसको कहते हैं, ये रियासतों के पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक। और इन टूल्स के ज़रिए जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल ऑर्डर है और इंटरनल पीस है, वो रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मेरी जान को अगर कोई ख़तरा होगा तो वो पाकिस्तान के सूबाई और वफाकी इदारों की जिम्मेदारी है कि उस थ्रेट को मैनेज कर सकें। इसलिए मैं बंदूक नहीं उठाता हूँ, इसलिए मैं रियासत का, स्टेट का राइट टू वायलेंस रिकग्नाइज करता हूँ। वरना तो फिर मैं भी 35-36 आदमी भीख मांग के, मिन्नत करके, डाके डाल के अपने इर्द गिर्द जमा कर लूंगा कि बस ठीक है मेरी सिक्योरिटी, मेरी प्रोटेक्शन ये करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। ठीक। दूसरा, मैं लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बिलीव करता हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन मैं बात कर रहा हूँ। और मैं लेट से ड्रग का काम नहीं करता, कोई और इलिसिट काम नहीं करता, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को फैसिलिटेट करना रियासत का दूसरा बुनियादी किरदार है। अब इन किरदारों में अगर कोई खलल डालता है, कोई गिरोह या फर्द, तो उसको रोकना भी बुनियादी तौर पर रियासत का काम है। ऐसे में बाज़ औक़ात रियासत समझती है कि इन लोगों पे फोर्स अप्लाई की जाए, काइनेटिक रिस्पॉन्सेस दिए जाएं तो वो लेजिटिमेट। या अगर रियासत ये समझती है कि ये लोग काइनेटिक से शॉर्ट गुफ्त शुनीद से इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, वो उसके पास वो इख्तियार है। लेकिन बलूचिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, ये बलोच मिलिटेंट, बल्कि सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स, बलोच मिलिटेंट्स को बुनियादी तौर पे अप्लाई करना मेरे ख्याल में गलत लफ्ज़ होगा। वो मिलिटेंट्स कोई एक ग्रोह नहीं है, वो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। आप बरामदक बुगटी साहब से अगर बात कर लेंगे तो कौन इंश्योर कर सकता है कि क्या ये जो जंग व जदल, कत्ल व गारतगरी है,
ये ये खत्म हो रुक जाएगी? जाएगी या फिर भी जारी रहेगी? अच्छा, अगर बरामदक बुगटी साहब या हेर बियार मरी साहब अकेले या जावेद मेंगल साहब अकेले या डॉक्टर अल्लाह नजर साहब अकेले या मेहरान मरी साहब अकेले, इनमें से एक फरीक भी आता है तो ये बाकी फरीकैन का क्या होगा? आपका क्या कहने का इनका मतलब कोई मुत्तफिका ओवरऑल लीडर एज सच नहीं है जो उनके बिहाफ पे देखिए बात कर सके, सबके बिहाफ पे? वो अपनी अलग-अलग शनाख्त रखते हैं, अलग-अलग कबाइल हैं, तंजीमें रखते हैं। नहीं, मसला कबाइल का भी नहीं है। एरबियार मरी और मेहरान मरी सगे भाई हैं, एक यूबीए चलाता है, दूसरा बीएलए चलाता है। तो आप क्या करेंगे? बीएलए वाले से बात करेंगे, यूबीए? तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है। अच्छी बात है अगर बातचीत हो जाती है। जज साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जज साहब, आप सेफरॉन के भी वजीर रहे हैं, जाहिर बात है अब तो वो, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये चूंकि सरहद पार अफगानिस्तान में भी अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है, हम आगे चल के इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। बगराम एयरबेस भी उन्होंने हवाले कर दिया। आज वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि तमाम हमारे प्लान्स, गवादर को जैसे आपने सजेशन दी और अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा अच्छी सजेशन अफगान ट्रांजिट ट्रेड की, उनका तमाम मामला धरे के धरे रह जाएंगे अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं आएगा और खाना जंगी नहीं होगी, क्योंकि तालिबान, हमें जो नजर आ रहा है अफगान तालिबान मीडिया के जरिए, वो कंधार तक तो पहुंच चुके हैं और वो एक एक करके जो 400 से ज्यादा असला है वो हासिल कर रहे हैं। आपका क्या एनालिसिस है? हमारी जो पॉलिसी है अफगानिस्तान से रिलेटेड, उस पर मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा, और किस तरह बलूचिस्तान उससे इफेक्ट हो सकता है, कीपिंग इन व्यू, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस के भी बहुत डांडे हैं और बहुत से, हमें कुलभूषण यादव और जैसे करेक्टर्स वहीं से बदअमनी फैलाना चाह रहे थे, वहीं से हमने उनको पकड़ा था। जी जले साहब। अनवर भाई ये मसला बड़ा गंभीर है। इसका ताल्लुक अगर मौजूदा हुकूमत से जोड़ा जाए और यह कहा जाए कि इन्होंने सही किया या गलत किया, या इससे पहले गवर्नमेंट से इसका अगर ताल्लुक पैदा किया जाए तब भी वो अनफेयर होगा। इवन उससे पहले वाली गवर्नमेंट से अगर ताल्लुक पैदा किया जाए तब भी इसको अनफेयर तस्वुर किया जाना चाहिए। बुनियादी तौर पर यह मसला शुरू हुआ जिस वक्त रशियन मूव इन कर गए अफगानिस्तान के अंदर, और रशियन के मूवमेंट के साथ जब कम्युनिज्म के खिलाफ, और उस वक्त ज़ियाउल-हक अनफॉर्चुनेटली अपना मार्शल लॉ लगा चुके थे और उनको रेजिस्ट करना ज़ियाउल-हक साहब के इंटरेस्ट में था। रशियंस को अफगानिस्तान में और ये मामला बनाया गया, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कहानी पेश की गई और पाकिस्तान की डिफेंस की लड़ाई का थ्योरी पेश किया गया, और उसके लिए ये कहा गया कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की डिफेंस की जानी चाहिए और वहां पर हमें जाके ये लड़ना चाहिए ताकि रशियन यहाँ से वापस चले जाए। अगर और रशियन वापस नहीं जाते हैं तो वहां बॉर्डर तक आएंगे। ये कहानी पेश की गई, जस्टिफिकेशन किया गया, तो और फिर हम लोगों ने तालिबान और मुजाहिदीन और जो भी नाम उनके थे वो सब के सब यहाँ पर पाले पोसे, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको हथियार दिया। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ आप सोच नहीं सकते। क्या एक कलाशनकोव 2000-3000 रुपए में बिकता था, 8 आने की गोली मिलती थी कलाशनकोव की और वगैरह वगैरह। उस जमाने में मैं सीनियर आदमी था उस जमाने में, तभी फौज में, मुझे याद है वो तमाम। उसके बाद फिर वो चले गए, दोबारा फिर परवेज मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, फिर उलट हो गया मामला, उलट हो गया। फिर यही तालिबान को दोबारा फिर आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की और फिर वो जो ना उल्टे उसके खिलाफ फिर अलकायदा आ गया। और अब सर क्या होना चाहिए, मैं चाहूंगा आपसे जानना चुका, अब क्या वे फॉरवर्ड है? ये जो कहानियां आ गई वो फिर आपके दुश्मन बन गए और फिर दुश्मन, और फिर ये जो डिस्कशन शुरू हो गया कि मुजाहिद है या वो क्या है और क्या नहीं है वगैरह वगैरह, कि शहीद है कि फलान है क्या, ये कहानी आ गई। इसके बाद अभी हम इतना बुरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अभी जो कुछ होने वाला है अफगानिस्तान में उसका फॉल आउट हर सूरत में होगा, और सबसे ज्यादा उसकी फॉल आउट हमारे बलूचिस्तान और फाटा के अंदर होगा। मैं बहुत सीरियस सिचुएशन में देख रहा हूँ। एक नेशनल प्लान की जरूरत है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो एलिमेंट्स हैं वो रियली उसके बारे में परेशान हैं, तो ये जो कॉन्फ्रेंसेज, ये कमेटियां वगैरह, ये जो कुछ ब्रीफिंग हो रही है, ये बेसिकली उसी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ये चीज की जा रही है। और इसका नतीजा निकलना ही है, चाहे वो अफगान माजरीन की सूरत में हो, चाहे यहाँ पर बलोच इंसर्जेंट को शय देने वाली बात हो, सपोर्ट करने वाली बात हो, चाहे वो अब कराची के अंदर अल्ताफ हुसैन के एलिमेंट्स को जो ना एक्टिवेट कराया जाए, चाहे वो हक्कानी ग्रुप को पश्तून एरिया की तरफ से वहां से उनको अंदर की तरफ भेजने की कोशिश की जाए, ये सब के सब अभी इकट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं। और ये सब के सब बुनियादी तौर पर अमेरिका के इंटरेस्ट में यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो, और डिस्टेबलाइजेशन की वजह से चाइना को वो जो एक्सेस दिया जाना है सीपेक के थ्रू,
और जो कार्रवाई की जा रही है उसके रास्ते में हिंड्रेंसेस पैदा करने की रिक्वायरमेंट है। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि कितना पख्तून मरता है, कितना बलोच मरता है, पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है। उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में जो है वो अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। अभी हमारे लिए टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली इस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात आने वाले हैं। अल्लाह ताला करे। मैं तो ये कहूंगा कि ये एक मसला वाहिद मसला है। आज एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है पाकिस्तान में कि एक नेशनल लेवल की एक इकट्ठ की जरूरत है। तमाम एलिमेंट मुल्क की जो सियासत से मुतालिक है वो एक सफे पर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक नेशनल प्लान बनाया जाए ताकि ये जो खतरा आने वाला है, ये मुसीबत आने वाली है, ये तकलीफ आने वाली है, इसको किस तरीके से काउंटर किया जाए और एक नेशनल प्लान ताकि कम से कम इसके नुकसान। नेशनल प्लान बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कादिर बुलु साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे बनाएंगे तो सेनेटर काकड़ साहब हमारे साथ होंगे क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जो बड़ा अहम इजलास हुआ, अगरचे वो ऑफ कैमरा था लेकिन ये मौजूद थे, इनका तजिया हम ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी। स्क्रीन पे आए हुए सवाल का सही जवाब दीजिए हमारी वेबसाइट पर जाकर और आइए काकुल, जहां पे आपका इंतजार कर रही है पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, मोटराइज ग्लाइडिंग, इसके अलावा बहुत सारे और एडवेंचर्स। इस हफ्ते की एपिसोड से शुरू हो रहा है सुपर फैन कॉन्टेस्ट। देखते रहिए 60 आवर्स टू ग्लोरी और जीतें शानदार ट्रिप। कीप वॉचिंग 60 आवर्स टू ग्लोरी। हम इस राह में अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए निकले हैं। अब तुम्हें मेरे अताब से कौन बचाएगा अर्तुरुल? अगर इस राह में हमें बेड़ियां पहनाकर जिंदान में डाल दिया जाए, तुम्हारे कबीले के टुकड़े टुकड़े
कर दूंगा मैं। फिर भी हमारी जबान इंसाफ की सरबलंदी में कभी खामोश नहीं होगी। सरदार आला के मसनद पर बैठने की हिम्मत कैसे? जल्द ही अब्दुल के पीछे छुपे लोगों को बेनकाब कर दूंगा। अमीर सादुद्दीन को यहाँ बुलाओ। इस मामले से उसे आगाह करके एक नई हिकमत अमली तरतीब देनी होगी। शिकार करते हुए शिकार हो गए हैं। सुल्तान का आखिरी दिन आफियत से गुजर जाएगा। सरदार आला के ओहदे पर तुम्हारे तमाम तर इख्तियारात मनसूख किए जाते हैं। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत कैसे की? और सर भी कलम कर दिया जाएगा। हलाक हो जाएगा। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है और ब्रेक से कबल, चूंकि तमाम मामलात आपस में जुड़े हुए हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर अनवर हक काकड़ साहब जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब गवादर की बात कर रहे थे। खुद वज़ीर आज़म साहब ने आज जब बात की, गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे सहाफ़ियों के साथ, उन्होंने यही कहा कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि अमरीका को भी अभी नहीं मालूम कि अगले महीने क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। तो बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। ये बगराम एयरबेस की विजुअल्स में आपको दिखाना चाह रहा था। 20 साल बाद, लॉन्गेस्ट वॉर के बाद अमरीकी अफवाज ने इसे खाली कर दिया और अफगान फोर्सेस के हवाले किया है। आपको याद होगा ये पूरे इन 20 सालों में एक सिंबल बना हुआ था और उनके एक वक्त में मैं देख रहा था तारीख सन 2012 में 1 लाख US ट्रूप्स यहाँ पर मौजूद थे, उनका असलहा मौजूद था और यहाँ से वो ऑपरेट करते थे। अब ये 3 जुलाई को इन्होंने सुपुर्द किया और कल चूँकि अमेरिका का यौम आज़ादी का दिन था, 4 जुलाई था, तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी गुफ्तगू की। अगरचे उन्होंने तो मुख्तलिफ ज़ावियों से बात की, लेकिन इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इसमें इंडिया बहुत बड़ा लूज़र होगा। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी और अब खबर ये भी है कि इंडियन अफवाज और त्यारा भी जो है वो चला गया। फौजी साजो सामान तो नहीं था, लेकिन फौजी इंडियन बहुत थे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। काकड़ साहब को हमने इसलिए जहमत दोबारा दी है क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जो जनरल बलोच साहब कह रहे थे कि एक नेशनल एक्शन प्लान आना चाहिए और अफगानिस्तान सिचुएशन पे इन कैमरा ब्रीफिंग थी, लेकिन एक ओवरऑल हम इनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अयाज वजीर साहब ने, वेरी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल फॉर्मर एम्बेसडर, अफगानिस्तान में सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में सर्व कर चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया अयाज वजीर साहब। स्काइप पे आपने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा, वेरी नोटेड डिफेंस एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर रही हैं। सासी की सरबराह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं काकड़ साहब आपसे ये जरूर सवाल करना चाहूँगा, नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे थे या नेशनल प्लान की बात कर रहे थे और कहते सूरत हाल इतनी सादा नहीं है, बहुत पेचीदा बनती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि लगता है अमेरिका को भी नहीं मालूम कि अगले माह क्या होगा। मुख्तलिफ तज्जिए आ रहे, कोई कह रहे हैं जी काबुल में बहुत जल्द अफगान तालिबान आ जाएंगे। आप लोगों की ब्रीफिंग हुई ऑफ कैमरा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लान ऑफ एक्शन तो आपके साथ शेयर किया गया होगा और उस पर तमाम मुख्तलिफ मकातब फिक्र, मुख्तलिफ सियासी जमातों के ज़ुमा मौजूद थे। क्या टेक अवे अगर मैं ये आपसे ये पूछ पाऊँ? देखिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज असेसमेंट के तौर पे ये बात की है कि अमेरिकन को भी ये अंदाज़ा नहीं है कि क्या अनफोल्ड होने जा रहा है। yes. मैं तो 100% इस असेसमेंट के साथ, और पाकिस्तान में इवन जो मैं समझता हूँ कि स्टेट असेसमेंट है वो भी मोर और लेस यही है। स्टेट असेसमेंट भी मोर और लेस यही है। और पार्लियामेंटेरियंस जितने हैं दे आर ऑल्सो सेवी ऑफ इट। उनको भी अंदाज़ा हो चुका है कि सूरत हाल किस तरीके से उभर रही है और वो इस तरीके से उभर रही है कि किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा। क्या काबुल को बज़ोर शमशीर या बाय फोर्स टेक ओवर किया जाएगा? क्या तालिबान जब अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम में थे, उन्होंने उस वक्त भी पूरे अफ़गानिस्तान को कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाए थे? पंजशेर और नॉर्थ का एरिया जो था वो अनटच्ड रहा आखिर तक। क्या वो अब इस पोजीशन में होंगे कि वो दोबारा से उसको बाय फोर्स ले सकें? जो मिलिशियस रिसेंटली जो सबसे ख़तरनाक और काबिल गौर डेवलपमेंट है वो ये है कि नॉर्थ के अंदर हज़ारास, उज़्बेक, ताजिक्स, उनके नई नई आर्म्ड मिलिशियाज हैं हुकूमती सरपरस्ती में या रिपब्लिक की सरपरस्ती में। कौन उनको असला दे रहा है? उनको तालिबान के
ऑनस्लॉट जो एक्सपेक्टेड ऑनस्लॉट है उसके मुकाबले में आम अफगानों को खड़ा किया जा रहा है, जो कि उज़्बक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, ये किस किस्म की खूनरेजी और कत्ल गारतगिरी की तरफ लेके जाएगी या रिलेटिवली कम जंग होगी? ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका मैं कल भी किसी प्रोग्राम में कह रहा था कि हमें स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुशाहरा करना होगा। ये इंटरनल अफगान स्ट्राइफ है और अफगानों ने बदकिस्मती से पिछले 5 दिहाइयों में यही बार बार साबित किया है कि वहाँ पे जो फैसला होता है वो बुलेट के जरिए होता है। ये आप जो नुक्ता ट्रेस्टी ऑन दिस पॉइंट अयाज वजीर साहब, सर स्ट्रेटेजिक पेशेंस हमें अपनाना चाहिए, आपकी क्या राय है? आप वहां रहे हैं, जाहिर बात है आपका ताल्लुक भी वजीरिस्तान से है, साबिक फाटा के एरिया से है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपको अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है पोस्ट यूएस विड्रॉल? 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए, कोशिश करूंगा जल्दी जवाब दे दूं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस तो काश हम शुरू दिन से ही दिखाते तो ये नौबत शायद हमें न देखनी पड़ती। अब भी वो क्या कहते हैं, देर आया दुरुस्त आया। अब भी अगर हम न्यूट्रल रह सके तो मेरा ख्याल है बेहतर इसलिए होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जैसे कहा गया कोई पता नहीं चलता कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है, खूनरेजी की तरफ चल रहा है या कि दोनों जंग से, जैसे कि वो कहते आ रहे थे कि जंग से हम थके हुए हैं। 40 साल बहुत लंबा अरसा है, जब सोवियत चले गए या आपस में शुरू हो गए। तो इस खूनरेजी को बंद करने का एक ही तरीका है कि तालिबान और काबुल की हुकूमत वो एक दूसरे को एकोमोडेट कर ले, अपनी जिद पे ना अड़े, एक दूसरे को क्या बल्कि जो उनके अलावा लोग हैं और बड़े स्टालवार्ट लोग हैं, बड़े फॉलोइंग है उनकी, उन सबको शामिल कर ले, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एवरीवन, सबको शामिल करके हुकूमत बनाई जाए ताकि ये जंग बंद हो जाए। वरना इसके अलावा अगर ये न करे, ये दो बड़े फरीकें तालिबान और अफगान हुकूमत, ये अगर बैठते नहीं है, गिव एंड टेक पे फैसला नहीं करते, तो फिर तो सिविल वार के लिए कमर कस ले, अल्लाह बचाए, फिर अफगानिस्तान तो तबाह हो जाएगा। अल्लाह ना करे, मेरी बात अल्लाह करे गलत साबित हो, लेकिन उसकी तपिश हमें भी सीरियसली फील हो जाएगी क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बेतहाशा असला है। तालिबान तो ऑलरेडी आर्म्ड थे और जो हुकूमत के सपोर्टर थे, जिसको अब हम मलेशिया का नाम दे दे, हर एक वारलॉर्ड ने अपने अपने लोग रखे थे, उनको भी फुली आर्म्ड किया हुआ है। तो अगर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े तो फिर इंतहाई ये तमाशा, अल्लाह माफी दे दे मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जंग मैंने मज़ार शरीफ में देखी थी 97 में, जब तालिबान वहाँ गए थे और उनके खिलाफ फिर वही लोग उठ खड़े हुए जिनके साथ मिलके उन्होंने रशीद दोस्तम को भगाया था। फिर तालिबान को मारा, कोई 3000-5000 के दरमियान तालिबान मारे गए और फिर दोबारा साल के बाद तालिबान वापस आए तो शुमाली इत्तेहाद वालों को शायद इससे ज्यादा मार दिया, जिसमें कुछ ईरानी कौंसल जनरल और दूसरे डिप्लोमेट भी मारे गए। तो लंबी कहानी है। तो मैं दुआ करता हूँ, मेरी दुआ है कि ये जंग मजीद खूनरेजी की तरफ न जाए, ये दोनों फरीकें बैठ जाए और उसमें मैं समझता हूँ दो कि मैंने आपको कह दिया कि हम अगर न्यूट्रल रह सके तो रह जाए। इधर एक तजवीज देना चाहूंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा जी, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम इस जंग से अगर जंग होती है तो सबसे ज्यादा असर या मुतासिर हम होंगे, पाकिस्तान, दूसरे ममालिक भी होंगे नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा मलबा हमारे ऊपर गिरेगा हर लिहाज से। तो ये अफगानियों के अलावा अफगानियों के बाद दूसरे नंबर पे हमारा नुकसान है। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमारे दोनों तरफेन के साथ ताल्लुकात हैं, तालिबान के साथ भी है, अफगान हुकूमत के साथ भी है जी। तो वो कितने अच्छे बुरे वो अपनी जगह। तो जब ऐसी नौबत आ जाती है फिर दरमियान में एक फरीक आ जाता है जो प्रेस और मीडिया इनसे हट के ऑन द क्वाइट दोनों के दरमियान मुफाहमत,
की कोशिश कर लेता है, मना लेता है। मुझे यकीन है पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, गैर सियासी लोग, हुकूमत के बाहर लोग, कि उनकी बात दोनों मानेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि हमारी हुकूमत उस चीज को या इस फैसिलिटी जो इनके पास है इसको इस्तेमाल करेंगी। दे शुड साउंड अशरफ गनी गवर्नमेंट, दे शुड साउंड तालिबान, कि अगर हम ऑन द क्वाइट, नॉट टेलिंग एनीवन, ऑन द क्वाइट हम ये बेचते हैं, आप देख ले अगर आप इनकी बात। डॉक्टर मारिया से इसका नुक्ता नजर भी इस नुक्ते पे ले लेते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी? माजरत आप पर देर से मैं, आपकी क्या असेसमेंट है जो तजवीज अयाज वजीर साहब ने दी? और तालिबान को तो हमें तो इस वक्त ऐसे नजर आ रहा है कि विद इम्प्यूनिटी आ रहे हैं। और मैं पढ़ रहा था कि ताजिकिस्तान के करीब जो एरिया है उनको जब उन्होंने कब्जा किया तो जो अफगान फोर्सेस थी वो ताजिकिस्तान मिनिस्ट्री का बयान आ रहा था कि उन्होंने यहां पनाह ले ली है ताजिकिस्तान में आके। आपकी क्या असेसमेंट है? कंधार तक तो आ गए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें ये देखना होगा कि ज़मीनी फरीक कौन है। इस 10 साल की तवील जंग में 2 ही जंगी फरीक थे जो ज़मीनी तौर पे मौजूद थे, एक तरफ अफगान तालिबान और दूसरी तरफ अमेरिकन अफवाज। अब जाहिर है जब अमेरिकन अफवाज जा चुके हैं तो सबसे बड़ा जो जंगी फरीक है वो तालिबान है। तो ये समझना कि वो बगैर अपनी ज़मीनी सूरत हाल के ऊपर कब्जा किए इस सूरत हाल के अंदर जो है वो एक नई सूरत हाल पैदा करेंगे, ये मुमकिन नहीं। क्योंकि अभी तक जैसे याद साहब ने कहा है कोई जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके अलावा जो सूरत हाल कुछ इस तरह है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों जो सरहदें हैं, जैसे कि शुमाली सरहद है अफगानिस्तान की और जो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक सरहद है, वो ना सिर्फ इस वक्त उसके कंट्रोल में है लेकिन उनका असर रसूख आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त ये समझा जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके ऊपर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का असर रसूख जो है कायम हो चुका है। एक कायम हो चुका है जहाँ वो अस्करी तौर पे भी ना सिर्फ बरतरी रखते हैं बल्कि इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये जो सर्कलमेंट है ये काबुल की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फॉल ऑफ काबुल यानी कि काबुल जो है वो सितंबर 11 से पहले गिरता है या उसके बाद, और अगर पहले गिरता है तो ये किस तरह है, क्या है ये ऐसी सूरत हाल होगी जहां अफगान हुकूमत यहाँ से चली जाएगी? क्योंकि जो प्रेशर है वो बड़े वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। अफगान नेशनल आर्मी जो है वो अपने मुख्तलिफ साजो सामान के साथ ना सिर्फ तालिबान के सामने जो है सरेंडर कर रही है लेकिन बहुत सारे उनके रैंक्स एंड फाइल्स उनके साथ मिल भी नहीं। तो ये एक आम सूरत हाल नहीं है और ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत आएगी वो बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है कि ये एक तालिबान की सरबराही में एक मखलूत हुकूमत हो, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब जो इस वक्त की अफगान हुकूमत है वो कुछ सियासी जो है दूरंदेशी का साथ ले और उसके बाद ये काम करें। अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि बाद में ये जो तमाम फैक्शंस हैं जो इस वक्त मलेशिया के तौर पे नजर आ रहे हैं ये बगैर खून रेजी के शायद वो सेक्शंस जो हैं वापस उस तरह जो है सियासी मंजरनामे के ऊपर आ सकें। लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है बिलाखिर जो है तालिबान का होगा क्योंकि वो इस वक्त वाहिद जंगी फरीक है जो इस पोजीशन में है अस्करी तौर के ऊपर कि वो ज़मीनी तब्दीली लेके भी आ सकते हैं, बहुत जल्दी भी लेके आ सकते हैं और बहुत देर से भी। तो बहरहाल ये फैसला उनका होगा कि वो कितनी तेजी से काम करते हैं। अनवर साहब, आप क्वाइट डिप्लोमेसी की बात की अयाज वजीर साहब ने, क्या पाकिस्तान का ये लेवरेज है कि पाकिस्तान एक क्वाइट मीडिया से हट के बैक चैनल या इस तरह की प्राइवेट डिप्लोमेसी करे और ये जो अगर जो हमें मुतहारिब कुव्वतें नजर आ रही हैं इनको बेस पे ले आए, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अच्छी तजवीज़ है। अयाज साहब सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनका तजर्बा भी हमारे से बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। लेकिन इशू ये है कि दोहा में US लेड नेगोशिएशन जो हुई उसमें अगर अमेरिका के इकनॉमिक और मिलिट्री माइट के बावजूद वो अदम दिलचस्पी की बुनियाद पे या कोई और वजूहात उसकी यकीनन होंगी, इन मुतहर्रिब फरीकैन को वो एक दूसरे के करीब नहीं ला सके जहाँ पे उनके पास क्या लाना चाहते थे। मैंने कहा ना कि अदम दिलचस्पी भी हो सकती है, लेकिन साथ में उनके पास इकनॉमिक लेवरेज था। उन्होंने उनको प्राइवेटली शायद कहा है कि हम 3 से 5 बिलियन डॉलर सालाना सिर्फ फौजी इमदाद देंगे और इसके अलावा भी इमदाद देंगे। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो दोनों फरीकैन की दिलचस्पी जनरेट कर सकती है। नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान के पास इतना इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट है और पॉलिटिकल क्लाउट है कि वो हम टेबल पे ला सके? मेरे ख्याल में थोड़ा सा एम्बिशियस है। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे इल्म में ना हो और उसकी बुनियाद पे उन्होंने बात की हो। साथ में मैं फिर दोबारा ये अर्ज़ कर दूँ,
जब अब्दुल्ला साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और अशरफ गनी साहब आए थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था यहाँ पे, जहाँ उन्होंने स्ट्रेटेजिक सेंटर में ख़िताब किया था। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था और आज भी मुझे उसी सवाल का इंतज़ार है कि अगर तमाम दुनिया का इंटरेस्ट ना हो, अफगान खुद अमन में कितना इंटरेस्टेड है? मैं भी ना हूँ, अमेरिका भी ना हूँ, चाइना भी नहीं था। मुझे अब तक ना उन्होंने जवाब दिया ना मुझे अब भी इसका सवाल का। देखिए बात प्राइमरीली ये है, मेरा कसूर था, मुझे बुरा भला कहें, पूरे पाकिस्तान को रुए ज़मीन से, पाकिस्तान को उसके मैप से जो है आप एलिमिनेट कर दें, फिर अफगानिस्तान में अमन आ जाएगा। देखिए बार बार ये कहना, मैं दोबारा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कह रहा हूँ कि प्राइमरीली ये अफगान लीडरशिप का टेस्ट है। अगर तबाही होगी तो अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा। इस पे क्विक रिस्पांस ले लेता हूं मैं। अयाज वजीर साहब, आप समझते हैं अफगानों का आप खुद इंटरेस्ट है, उनमें ये विल पाई जाती है कि अमन हो जाए? देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं जल्दी कोशिश करूंगा। पहले तो मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका सीरियसली इसमें इंटरेस्टेड था कि अफगानिस्तान के अंदर जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। वरना तालिबान के साथ जब बात कर रहे थे तो तालिबान तो हमेशा से चाहते थे कि अमेरिका के साथ बात कर ले, अमेरिका बात नहीं करना चाहता था। ठीक है। तो अमेरिका ने जब घुटने टेकने चाहे उस वक्त ये कंडीशन रख लेते कि काबुल हुकूमत भी होगी, हम भी होंगे और तालिबान तुम भी होगे, हम तीनों ने बैठ के उस वक्त ये आर्म ट्विस्टिंग कर सकते थे, किसी तरह किसी फार्मूले पे राजी करा सकते थे। लेकिन उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, तालिबान से सुलह कर ली, अपने बंदे वापस ले लिए, तालिबान के ऊपर हमला नहीं कर रहे, तो उनका तो इरादा ही खतरनाक था। दूसरी बात रही अफगानियों की आपस की। अफगानियों की आपस की बात को मैं कुछ यूं लेता हूं, काकड़ साहब उसको समझते हैं कि हमारे इलाके में या बलूचिस्तान में जब दो ट्राइब लड़ पड़ते हैं तो उसमें तीसरे ट्राइब के बंदे आ जाते हैं, वो दरमियान में सीज फायर या फायर बंदी तब तक करा लेते हैं जब तक कि वो बात करते हैं। वो उन ट्राइब्स को कोई फाइनेंशियल मदद नहीं देता, उनके आपस में करीब ला के मसला हल कराते हैं। तो मेरी तजवीज जो है उसका मकसद कातियानी या नहीं है कि हम इस पोजीशन में है कि हम उनकी मदद करें, उसको बना ले, नहीं। दोनों फरीकेन है, जंग लड़ रहे हैं, हम एक ग्रुप को भी सुन रहे, दूसरे को भी सुन रहे, उसको करीब ले आए कि कहाँ पे दोनों की बार्गेन हो सकती है। इसमें ऐसे फरीक के पढ़ने के अलावा चारा नहीं है। मैं एक छोटी सी बात इसमें करना, इसमें कोई शक नहीं, अयाज साहब की बहुत ही अच्छी तजवीज़ है जो कि ट्राइबल विजडम से आ रही है। इसमें दोनों फरीकैन हमारे रवायत के तहत इख्तियार देते हैं, वाक देते हैं, वो नहीं दे रहे। अगर अफगान हुकूमत और तालिबान वाक हमें दे दे तो शायद ये इंतहाई आसानी के साथ वाक नहीं मिल रहा। मारिए साहब, आप वाइंड अप कीजिएगा, क्या पाकिस्तान रोल अदा कर सकते हैं? एक लफ्ज बोलने दो। फिलहाल देखे जब ऐसी दरमियान में पड़ जाते हैं वो पहले वाक नहीं लेते, पहले वो देखते हैं कि दोनों वाक देने तक राजी हो जाएंगे कि नहीं, एफर्ट कर ले, अगर वाक नहीं देते तो वापस आ जाए, किस्सा खत्म। लेकिन मैं तो कर ले, मसला हमारा। डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट, आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान रोल अदा करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए पाकिस्तान तो सिर्फ उसी वक्त ये कोई किरदार अदा कर सकता है जब ये बात वाज़ेह हो कि इस वक्त अफगानिस्तान का जो सियासी और अस्करी मुस्तकबिल है उसकी बुनियाद क्या होगी, क्योंकि अभी तक तो ना तो हमें ये बात वाज़ेह है कि उसका माशी मुस्तकबिल किसके ऊपर अपनी बुनियाद रखेगा। अगर तो ये ड्रग्स के ऊपर और खाना जंगी के ऊपर अपनी बुनियाद रखता है तो फिर आइंदा 5 से 10 साल आपके लिए इंतहाई मुश्किल होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की खूनरेजी नहीं रुकेगी। लेकिन इसमें जो वाहिद चीज़ अभी मौजूद है वो ये है कि अगर जो तालिबान मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उसको बैनुल अक़वामी जो है एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो फिर शायद हो सकता है कि अफगानिस्तान में कुछ हद तक अमन आ सके। लेकिन ये बात तय है कि जो इस वक्त लोग मौजूद हैं अफगान हुकूमत के अंदर, उनकी कितनी हद तक पजराई हासिल होगी, कितनी हद तक वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, इस बात का फैसला बहरहाल और हर सूरत अखबारों को खुद करना होगा। अगर वो ये नहीं करते हैं तो ये मुमकिन नहीं कि कोई भी बैरूनी ताकत आके इन तमाम ग्रोहों को साथ बैठा के उनसे ये बातचीत करा सके, क्योंकि जैसे कि आपको याद 1990 की दिहाई के अंदर भी हमने बहुत कोशिश की कि हम मुख्तलिफ जो धड़े हैं अफगान
उनके दरमियान जो है कुछ मामला तय कर सकें, लेकिन हर दफा वो मामला जो है वापस अफगानिस्तान जाके एक मुख्तलिफ नौयत हासिल कर लेते हैं। मेरा वक्त खत्म हुआ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, अयाज वजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब। इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू इन माय शो। व्यूअर्स, बहुत अहम इशू है, इस पे हम मुतअद्दिद नशिस्तें करेंगे, लेकिन आपने गुफ्तगू से अंदाजा लगा लिया होगा कि मामला कितना पेचीदा है, लेकिन अगर विल हो तो बहुत सी पेचीदगियों का भी हल निकल सकता है। इस दुआ के साथ कि अफगानिस्तान में अमन आए, खून रेजी ना हो। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपने आपसे कल रात 10:05 मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।